महाराष्ट्र और गुजरात देश के सबसे इम्पोर्टेंट दो स्टेट्स, और कभी ये दो अलग अलग राज्य न होके एक ही स्टेट हुआ करते थे, बॉम्बे स्टेट। और बॉम्बे स्टेट सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात तक नहीं, बल्कि एक समय में सिंध और नीचे कर्नाटका से लेके अरबियन सी को क्रॉस करके यमन तक फैला हुआ था, और ये था अंग्रेजों के टाइम पे। पर ये सब था क्या, और महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग स्टेट कैसे बने इंडिया के, आइए वो देखते हैं। नमस्ते, हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम देख रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चैप्टर, जिसमें हम अब पढ़ेंगे न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। लास्ट वीडियोस में हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 तक चीज़ों को कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की वजह से कैसे 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड नहीं रुकी थी। आंध्र प्रदेश की तरह हमेशा से ही महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में भी ये जंग थी कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए, क्योंकि गुजराती बोली अलग है और मराठी बोली अलग। लेकिन सबसे बड़ा डिस्प्यूट था बॉम्बे सिटी, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, उसके लिए। और फाइनली फिर बहुत सारे डिस्प्यूट के बाद 1 मई 1960 को अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए, गुजरात और महाराष्ट्र को बॉम्बे दे दिया गया। यानी बॉम्बे सिटी अब महाराष्ट्र का पार्ट थी, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली भी उसका पार्ट थी। और ये सब हुआ कैसे, शुरू से देखते हैं। अगर हम मेडिवल टाइम की बात करते हैं, जब मुगल शासन देश में था, तो उस टाइम पर बॉम्बे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ में से एक नहीं थी। ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बनी। लेकिन बात शुरू होती है 1498 में, मई 1498 में, जब वास्को डिगामा कैलीकट के तट पर पहुंचा था और पोर्टुगीज पावर या फॉरेन पावर्स इंडिया तक एक नए रूट से पहुंचना शुरू हुई थी। धीरे धीरे पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड पे बढ़ता चला गया और उन्होंने नए नए पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। तो बॉम्बे उस टाइम पे पोर्टुगीज के अंडर ही आया करता था। धीरे धीरे और फॉरेन पावर्स भी इंडिया आई, फ्रेंच, डच एंड यस इंग्लिश। जब इंग्लिश आए तो उस टाइम पे इंग्लिश ने अपना पोर्ट सिटीज को डेवलप करना शुरू किया इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर। लेकिन इंडिया देखने में आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट घूम के जाना पड़ेगा, और पूरा घूम के जाना पड़ेगा नीचे से श्रीलंका वाले एरिया से होके। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट था कि उसके वेस्टर्न कोस्ट पर भी इंग्लिश को अगर ट्रेड करना है स्मूथली, तो उनका पोर्ट्स होने चाहिए। तो पोर्टुगीज और इंडिया में उस टाइम पे जो अंग्रेज थे, जो इंग्लिश थे, उनके बीच में जंग होना ज़रूरी था, मतलब वो लाजमी था, और वो हुई भी। दोनों पावर्स के बीच में डिफरेंसेस तो ज़रूर थे, लेकिन 1661 में पोर्टुगीज प्रिंसेस थी, उनकी शादी इंग्लिश के प्रिंस चार्ल्स से हो गई। तो डॉरी में पोर्टुगीज ने बॉम्बे को इंग्लैंड के महाराजा को या प्रिंस को दे दिया। अब उस समय बॉम्बे सिटी इतना फेमस नहीं थी, इतना बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी। वो एक 7 आइलैंड्स का एक ग्रुप था, और 7 आइलैंड्स के ग्रुप में ज़्यादातर कबीले रहा करते थे। तो इंग्लैंड के महाराजा ने सोचा कि हम कैसे इसको डेवलप कर पाएंगे, हम इस पे कैसे डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ऑलरेडी है, उनको हेल्प भी हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत टैक्स वाले बेसिस पे उनको लीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी को उस बॉम्बे आइलैंड्स को दे दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वेस्टर्न कोस्ट पे ये जगह मिली थी, उन्होंने इसको डेवलप करना शुरू किया और ट्रेड सेंटर के तौर पे उसको डेवलप करना शुरू किया। गुजराती लोग जो आज भी बिजनेस माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं, उस समय भी उनका बिजनेस माइंडसेट था, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने बॉम्बे सिटी को ट्रेड हब के रूप में डेवलप करना शुरू किया। ऑफकोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के एफर्ट्स और इन्फ्लुएंस की वजह से ही, एज सूरत जैसा उन्होंने डेवलप किया था वैसे। धीरे धीरे वेस्टर्न कोस्ट से पोर्टुगीज पावर खत्म होती चली गई। इसके कारण पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुगल से जैसे पोर्टुगीज ने बहुत ज़्यादा पंगे ले लिए थे, उन्होंने डिसऑनेस्ट ट्रेड करना शुरू कर दिया था। फिर उनकी और भी कॉलोनीज बन गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल होती चली गई थी, इसलिए भी पोर्टुगीज का कंट्रोल खत्म होता चला गया, और मराठा उस रीजन में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। तो इंग्लिश के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मराठा पावर्स को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और धीरे धीरे जब मराठा वॉर्स हुई, तो तीसरी वॉर में जब इंग्लिश ने मराठास को हरा दिया, तो उसके बाद इंडिया के एक बहुत बड़े भाग पर अब इंग्लिश कंट्रोल कर पा रहे थे। तो फिर 1857 तक सूरत की तरह बॉम्बे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में सामने आने लग पड़ा। लेकिन 1857 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर खत्म हो जाती है, और अब रूल करेगी महारानी, यानी डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया पर रूल करेगी। कंपनी रूल से लेके अब क्राउन रूल की शुरुआत हो चुकी थी। तो 1857 तक बॉम्बे स्टेट में कौन कौन से एरियाज थे, महाराष्ट्र के एरियाज, गुजरात के एरियाज, नीचे कर्नाटका के एरियाज, और सिंध भी अब बॉम्बे स्टेट का ही पार्ट था।
अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आपको पता है कि 1750 से ही सिंध पर कैसे अंग्रेज़ों की नज़र थी और वो कैसे रशियन इन्वेजन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंध का इस्तेमाल करना चाहते थे और फाइनली 1843 में सिंध को मर्ज कर दिया गया था इंडियन स्टेट्स में। और यहाँ तक ही नहीं, धीरे धीरे अरेबियन सी को क्रॉस करके ये रही यमन की लोकेशन, ये भी बॉम्बे स्टेट का ही पार्ट था। फिर 1857 में जैसे क्राउन रोल की शुरुआत होती है तो अब जो सरकार है वो चाहती है कि डिवीजन ऑफ पावर हो, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। लेकिन इस सब में भी बॉम्बे सिटी एज अ ट्रेड हब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनती चली गई। धीरे धीरे नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीज़ें बदलती चली गई और बहुत सारी वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गए थे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसकी वजह से चीज़ें अलग हो गई थी। तो 1935 में यमन को बॉम्बे स्टेट से अलग कर दिया गया, 1936 में सिंध को भी अलग कर दिया गया बॉम्बे स्टेट से। अगर आप पॉलिटी की सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद तब तक कितना चीज़ें चेंज हो चुकी थी और अंग्रेज़ किस तरह से अब सोसाइटी को तोड़ना चाहते थे। तो सिंध वाला एरिया जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको अलग करेंगे और अलग करने की वजह से उनकी फ्रेंचाइजी अलग हो जाएगी, तो मतलब और ज़्यादा डिवीजन होगा इंडियन सोसाइटी का ताकि उनकी कॉलोनी किसी भी तरह से बच सके, तो अब ये अलग कर दिए गए। लेकिन बॉम्बे सिटी की अपनी इम्पोर्टेंस हमेशा बढ़ती ही चली गई। हालांकि तब यहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग कम थे और यहाँ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ के हाई क्लास जो लोग थे वो थे गुजराती। यहाँ की एलीट क्लास गुजराती थी और जो लिबरल थे, वर्कर्स थे, वो मराठी स्पीकिंग या महाराष्ट्र के लोकल लोग थे। तो आज़ादी तो मिल गई लेकिन ये हमेशा से एक झगड़ा बना रहा कि गुजरात अलग होना चाहिए और बॉम्बे अलग, क्योंकि दोनों की भाषाएं, कल्चर सब अलग है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड जैसे हम लास्ट वीडियोस में भी देखा कि पहले से ही उठ रही थी आज़ादी के पहले से, लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू हमेशा से चाहते थे कि इतनी मुश्किल से तो हमने प्रिंसली स्टेट्स को एक किया, तो हम कैसे अब इनको डिवाइड होने दे सकते हैं। इसलिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाए गए बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए गए। लेकिन बाद में फिर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाना ही पड़ा, तो उसके बाद महाराष्ट्र में भी ये डिमांड तेज होने लगी कि हमें भी लिंग्विस्टिकली डिवाइड किया जाए। तो इसमें कई सारे रायोट्स भी हुए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के टाइम पे भी ये डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस टाइम पर भी महाराष्ट्र और गुजरात को अलग नहीं किया गया क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। इसलिए क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र परिषद चाहती थी कि बॉम्बे को कैपिटल बनाया जाए, हमें महाराष्ट्र अलग चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट बना दो और महाराष्ट्र की कैपिटल बनाई जाए बॉम्बे। लेकिन गुजराती लोग बोल रहे थे कि अगर हमसे ये बॉम्बे का एक्सेस छीन लिया जाएगा तो हमारे ट्रेड को बहुत नुकसान होगा क्योंकि गुजरातियों को बहुत लॉस होगा। तो इसलिए गुजराती चाहते थे कि बॉम्बे उनको मिलना चाहिए। इस बीच में कांग्रेस ने भी एक प्रपोजल दिया था अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और विदवारा रीजन को मिला के महाराष्ट्र बना देते हैं, उसकी कैपिटल हम बॉम्बे को बना देंगे और गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र को मिला के गुजरात बना देते हैं। लेकिन ये मांग रिजेक्ट हो गई और रायोट्स और ज़्यादा बढ़ गए। तो उस टाइम पे जो वहाँ के सीएम थे बॉम्बे के, वो थे मोरारजी देसाई। उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ कि वो गुजरातियों को सपोर्ट करें और प्रधानमंत्री उस टाइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको भी ये एलिगेशंस लगाए गए कि वो फेवर कर रहे हैं बिजनेसमैन्स को। तो मराठी और गुजराती लोगों के बीच में दंगे बढ़ते चले गए। फिर उसमें बहुत ज़्यादा पार्टीज भी थी लोकल लेवल पे, शिवसेना थी, गुजरात महाराष्ट्र परिषद थी, महागुजरात परिषद थी। लेकिन धीरे धीरे फिर गुजरातियों को ये समझ आने लग पड़ा कि हमें बॉम्बे नहीं मिल सकता क्योंकि जियोग्राफिकली भी महाराष्ट्र का पार्ट है, ये गुजरात का पार्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे मान गए इस बात पे कि गुजरात को अलग बना दो, महाराष्ट्र को अलग बना दो, महाराष्ट्र को बॉम्बे दे दो। तो फाइनली फिर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद में और महागुजरात जनता दल के बीच में नेगोशिएशन शुरू हो गई और फाइनली फिर 1 मई 1960 को दोनों को सेपरेट कर दिया गया। गुजरात को कुछ महाराष्ट्र के एरिया के जो डिस्प्यूट्स वाले एरियाज थे उनको दे दिया गया, मतलब ज़्यादा गुजरात को थोड़ा थोड़ा दे दिया गया। और महाराष्ट्र ने बॉम्बे के हिसाब से ये प्रॉमिस किया कि हम गुजरात को नई जो कैपिटल ये बनाएंगे उसको एस्टैब्लिश करने में फंड्स देंगे। तो फिर ऐसे महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग स्टेट बन गए और गुजरात जो उस टाइम बॉम्बे का पार्ट था आज इंडिया की 8% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 18% इंडस्ट्रियल आउटपुट देता है और 30% एक्सपोर्ट्स करता है। तो 1960 में गुजरात भारत का 15वां राज्य बना था। 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बिकेम गुजरात।